बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी है, पूरी कौम को आज का दिन मुबारक हो। वक्त बदल रहा है लेकिन तारीख खुद को दोहरा रही है। कल के दुश्मन आज के दोस्त और कल के दोस्त आज के दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। खित्ते में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के एक तवील अरसे तक दुश्मन थे, लेकिन आज दोस्ती और अमन की बातें कर रहे हैं। अफगान हुकूमत तालिबान कैदियों को रिहा कर रही है। चीन और ईरान में दोस्ती और कश्मीर पॉलिसी ने भारत को खित्ते में तनहा कर दिया। अब भारत का न अफगानिस्तान में कोई किरदार है, न बांग्लादेश के साथ उसकी दोस्ती रही है। और सबसे अहम बात जो वक्त ने साबित की है वो ये है कि 3 साल पहले नवाज शरीफ ने जो हिकमत अमली चीन के हवाले से अपनाई थी वो दुरुस्त थी। 3 साल बाद हम दोबारा तुर्की, ईरान और चाइना के ज्यादा करीब हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल और इमारात के दरमियान होने वाला अमन मुआहिदा या समझौता है। दूसरे अल्फाज में इसराइली रियासत को अरब मुमालिक का तस्लीम कर लेना है। अरबों का असल मसला ईरान है। अरब और अजम की एक पुरानी लड़ाई है। ईरान का दुश्मन सऊदी अरब का दोस्त, ईरान का दोस्त सऊदी अरब का दुश्मन। ऐन उस वक्त जब तुर्की ताकत पकड़ है और वो रियासतें जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रही हैं या हिस्सा रही थी, अब वो एंटी ब्लॉक बनाती हुई नजर आ रही हैं। इसराइल से दोस्ती और इसराइल से दुश्मनी की वजह मजहब नहीं है, मुसलमानों पर मजालम भी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक इलाकाई और जोग्राफियाई सूरत हाल से और सबसे अहम मौशत से है। अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल के खिलाफ 3 जंगें लड़ी और तीनों में अरबों को शिकस्त हुई, और यह शिकस्त की वजह यह थी कि इसराइल जंगी और तकनीकी बुनियाद पर ज्यादा मजबूत था और अरब कमजोर थे। फिर इस खामी को पूरा करने के लिए अरब ममालिक ने मगरब पर ज्यादा इन्हिसार शुरू किया। 90s में कुवैत और इराक की जंग हुई। कुवैत इराक वार में अरब ममालिक जिनकी अफवाज नहीं थी वो डर गई। उन्होंने मगरबी अफवाज को मदद के लिए पुकारा। अगर मगरबी अफवाज ना आती तो अरब ममालिक को खदशा यह था कि इराक उन पर कब्जा कर लेता। इराक की या अरब ममालिक की जोग्राफियाई सूरत हाल बदल चुकी होती। तो इस जंग के बाद से यानी 90 की दहाई में जो जंग हुई उसने तारीख का धारा मोड़ा और पिछले 20-30 साल में अरब मुल्कों का अमेरिका और मगरबी मुल्कों पर इन्हिसार बढ़ गया है। इसके बरक्स पाकिस्तान में यहूदियों के लिए जो नफरत है, खुसूसन इसराइली यहूदियों के हवाले से जो ख्यालात हैं, उनकी वजह यहूदियों का फलस्तीनी रियासत पर कब्जा है और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना है। इसराइल जंगी एतबार से, तकनीकी एतबार से और मुआशी एतबार से जितना मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान जंगी और तकनीकी एतबार से उससे कहीं ज्यादा मजबूत मुल्क है। सिर्फ मईशत के हवाले से शायद हम कमजोर हैं। मुसलमान ममालिक में वाहिद एटमी ताकत होने की वजह से मुसलमान ममालिक बड़ी हद तक पाकिस्तान को अपना हलीफ या दोस्त समझते हैं। आज पाकिस्तान ताकतवर तो है लेकिन मसला मईशत का है। दुनिया की नजरें मईशत पर है, इक्तिसादियात पर है। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है कि हमारे लोग भी बुरी तरह मुनकसम हैं। तो अरब ममालिक ये सोचते हैं कि कमजोर पाकिस्तान किस तरह उनको दुनिया से या इसराइल से बचा सकता है। तो बेहतर है इसराइल के हवाले से पॉलिसी या ख्यालात बदल लिए जाए। यूएई समेत पूरे अरब ममालिक में एक वक्त में यहूदियों का दाखिला तक ममनू था। इनकी बनाई हुई अशिया के खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। हत्ता के यहूदी गुलकारों के गाए हुए गाने और मूवीज जिनमें यहूदी एक्टर हुआ करते थे वो अरब ममालिक में बैन थे। गाने सेंसर किए जाते थे, फिल्में सेंसर किए जाती थी, अखबारात और दीगर मवाद सेंसर किया जाता था। आज मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बहुत ज्यादा सरमाए की जरूरत है। अब ये मुल्क जाइंट बन चुके हैं। अब अरबों का मसला मईशत और कारोबार है। इमारात को खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान ने चीन की मदद से ग्वादर में फ्री पोर्ट बना लिया तो यूएई की मईशत तबाह हो जाएगी।
तो ग्वादर बंदरगाह एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। खलीजी रियासतों में कारोबार और तफरीह जो एक जमाने में इंतहाई सस्ता था, जिसकी वजह से ये खलीजी रियासतें आज बहुत अमीर है। अब वहां पे तफरीह भी महंगी है और वहां पे चीजें भी बहुत महंगी है। कारोबार करना, लाइफस्टाइल बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन उनका खित्ते में अल्टरनेट कोई नहीं, तो इन्हिसार अब भी यूएई पे है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका की लड़ाई है। ईरान के साथ मुआहदे की वजह से अब चीन भी अरब मुल्कों को खटक रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ रहना चाहता है, इसकी वजह हिंदुस्तान है। भारत के मुकाबले में चीन जैसा बड़ा मुल्क हमारा दोस्त है, हमारे साथ है, तो इससे हमारी ताकत में कई गुना इजाफा होता है। ईरान और अफगानिस्तान को भी हम राजी रखना चाहते हैं ताकि उनकी तरफ से भी हमें किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। लेकिन हम यूएई, सऊदी अरब को भी नाराज नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ दौर में हमने उन्हें नाराज कर दिया तो उसका अंजाम देख लिया, नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी गई। सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से दोस्ती हो गई, चीन पीछे रह गया। वक्ती तौर पर हमें डॉलर मिल गए, लेकिन अब फिर हमें यह समझ आ गई है 3 साल गुजरने के बाद कि वक्ती फायदा हासिल करना हमारे लिए नुकसानदेह है। आज पाकिस्तान फिर उस पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर 3 साल पहले था। उस वक्त सऊदी अरब नाराज था, आज फिर सऊदी अरब नाराज है और इतना नाराज है कि उधार दी हुई रकम भी वापस ले रहा है और उधार तेल भी बंद कर दिया है। हम कह तो रहे कि हम सऊदी अरब से दोस्ती चाहते हैं और हमारे तल्लुकात ठीक है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब में टेंशन है और यूएई के साथ भी पाकिस्तान के तल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है और यूएई ने इसीलिए इसराइल के लिए सब कुछ खोल दिया। अगर इसराइल और खलीजी रियासतों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई तो सबसे ज्यादा खतरा ईरान को होगा और उसके बाद हमारी बंदरगाह, अगर हम उसको तफरीही पोर्ट बनाएंगे या कुछ और। लेकिन हम सऊदी अरब को नहीं छोड़ना चाहते, हम यूएई के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। क्यों? इन मुल्कों में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं और यहां से अरबों डॉलर का रेमिटेंस आता है, ज़र मुबादला आता है। ये ज़र मुबादला वो है जिससे हमारी मौशत, हमारी इकोनॉमी का पहिया चलता है। तो पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम बैलेंस के साथ चलें, अपनी इंडिपेंडेंस भी बरकरार रखें और अपने दोस्तों को नाराज नहीं करें। पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल पोजीशन है। हम चाइना के साथ भी तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, उनको भी खुश रखना चाहते हैं, तो चाइना के साथ जाते हैं, अमेरिका नाराज होता है। ईरान के साथ चूंकि हमसाया है, तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, तो सऊदी अरब नाराज होता है। तो पाकिस्तान के साथ मुश्किल ये है कि पाकिस्तान अपने तमाम कुर्बो जवार के लोग और सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। इन ममालिक के साथ पाकिस्तान का एक तो मजहब का भी रिश्ता है और दूसरा हमारी इकोनॉमी भी किसी हद तक मुंसलिक है। तो ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो मुत्तहिदा अरब इमारात का इसराइल को तस्लीम कर लेना, मुआहिदा कर लेना, सऊदी अरब इसराइल के ताल्लुकात कायम होना, इससे खित्ते की सूरत हाल पर मुस्तकबिल में बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तियां बदल जाएंगी, ताल्लुकात बदलेंगे, लेकिन सवाल ये है कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमान जिन मसाइल में घिरे हुए हैं और इनकी जमीनों पर जिन मुल्कों ने कब्जा किया हुआ है, क्या उनका कब्जा और मजबूत नहीं हो जाएगा? मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं शाहजेब खानजादा। अरब मुमालिक और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। इसराइल और अरब मुमालिक में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, मगर अब इस तनाज़े के हल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में तारीखी मुआहदा हुआ है जिसमें इसराइल ने इत्तफाक किया है कि वो अब मकबूजा इलाके में मजीद आबादकारी नहीं करेगा। इसके अलावा आइंदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मिलेंगे और फिर मुआहदे होंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप, इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने आज बात की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ये तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल मकबूजा फलस्तीन के मजीद इलाके इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा।
ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अब मजीद आबादकारी नहीं करेगा। बयान के मुताबिक तीनों मुमालिक को कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और इस तारीखी मुआहदे के बाद तीनों मुमालिक को मुश्तरका फायदा मिलेगा। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मुलाकात करेंगे और फिर सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, सिफारत खानों के कयाम और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर से मुताल्लिक मुआहदा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा कराने में सबसे बड़ा किरदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जैरेड किशनर ने अंजाम दिए और इतलात यह है कि इसराइल से तल्लुकात कायम करने वालों में खलीजी ममालिक में और भी मुल्क शामिल है और अगला मुल्क जो अगले शायद 2-3 महीने में इस बात का ऐलान करे वो बहरीन होगा। अमरीकी इलेक्शन से कबल अरब ममालिक और इसराइल में अमन मुआहदे से जो सबसे ज्यादा सियासी फायदा है वो सदर ट्रंप को होगा। अमरीकी यहूदी दिल खोलकर उनकी कैंपेन पर खर्च करेंगे और उन्हें दोबारा सदर बनने में उनकी मुआवनत भी करेंगे। जब पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी अमरीकी सदर ने जो यहूदी कम्युनिटी से कुछ प्रोमिस किए थे उनमें एक ये अमन मुआहदा भी शामिल था। तो सदर ट्रंप अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे और उसके बाद अरब इसराइल अमन मुआहदे करवा के खुद को अमन का नोबेल इनाम मिलने की तवक्को भी लगाए बैठे हैं। और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन का कहना है कि ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना हैरान कुन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया है कि अगर वो दोबारा इलेक्शन जीते तो अगला काम वो ईरान के साथ नई डील करने का करेंगे और ये डील वो 30 रोज में कर लेंगे। तो इमारात और इसराइल मुआहदे के मुताबिक इसराइल मजीद फलस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और दो तरफा ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक मिलकर रोड मैप बनाएंगे, यानी बिजनेस कैसे होगा, सफारत खाने कैसे खुलेंगे और दीगर चीजें। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसराइली सदर नेतन्याहू ने इस मुआहदे के बाद जो इसराइली टेलीविजन पर आकर तकरीर की उसमें उन्होंने मगरबी किनारे को इसराइल में जम ना करने का मंसूबा खत्म ना करने का ऐलान किया है। यह हैरानकुन है क्योंकि जो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुआहदा हुआ उसके मुताबिक अब इसराइल मजीद फलस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। लेकिन इसराइली सदर कह रहे कि अमन मुआहदा अब भी उनके टेबल पर मौजूद है और उस मंसूबे में ताखीर पर रजामंद है, लेकिन मंसूबा खत्म नहीं कर रहे। तो अभी लगता यूं है कि इस मंसूबे में बहुत सी जुजियात बाकी हैं जिनका तय होना बाकी है। फ्रंट में गुफ्तगू कर रही हैं मलाइका बुखारी और मौजूद सुखन ये है मरियम नवाज के नैब में पेशी के हवाले से जो हंगामा हुआ उस पर हुकूमत का क्या स्टैंड है, सुनते हैं। वॉच दिस। अगर तो इनके अपने बंदों ने किया ये तो लेस लाइकली है, लेकिन जिसने भी किया है गाड़ियां कचूबर निकाल दिया। अगर बुलेट प्रूफ होती तो ऑब्वियसली सर तो फट नहीं था किसी का जो अंदर बैठा होता। और इस केस में मरियम नवाज साहिबा तभी उन लोगों ने आप पे FIR करवाई कत्ल की। मलाइका साहिबा दरख्वास्त दी, FIR अभी हुई नहीं। बात यह कि पहले तो मरियम बीबी को मरियम बीबी को मेरी रिक्वेस्ट होगी और मुसद्दिक मलिक साहब प्रोग्राम के अंदर पेश हैं कि उनको ये एडवाइस करें कि वो पहले तो जिन्होंने उनकी गाड़ी का बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट किया था उसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सही हुआ था। वहाँ पर ऐसे कोई आर्म्स या एम्यूनेशन अवेलेबल नहीं थे किसी भी इदारे के रहनुमा के पास कि वो उनकी गाड़ी के ऊपर कोई ऐसा एम्यूनेशन इस्तेमाल करें जिससे वो उसकी हालत या उसकी विंड स्क्रीन जो है वो इस तरह क्रैश हो जाए। पहली बात तो ये, और उनका ये जो अभाम है कि पाकिस्तान की जो वफाक की हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है वो उनके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक करवाना चाहते हैं, ये गलत है। मरियम साहिबा, हम तो चाहते हैं कि वो सियासत में रहें, अपने आप को आवाम के सामने पेश करें और जिस तरह उनके वालिद मोहतरम की सियासत हम चाहते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं हम क्यों, क्योंकि जिस तरह उनके वालिद की जो सियासत है, जो उनके वालिद की सियासत अवाम के सामने आई है कि किस तरह उनकी मिस गवर्नेंस और करप्शन से पाकिस्तान और पंजाब बदहाल हुआ है, इसी तरह हम चाहते हैं कि अवाम देखें, बारहा देखें कि किस तरह वो इदारों को मुतनाज़ा बनाती हैं, किस तरह पाकिस्तान की आला अदालत को मुतनाज़ा बनाती हैं, किस तरह पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ा बनाती हैं। और हर देखिए, इससे तो ये तासुर मिलता है कि मरियम नवाज को इसलिए नैब में बुलाया गया था
कि वो अपनी खामोशी या अपनी चुप तोड़ दें। मरियम नवाज कुछ बोलेंगी, यकीनी तौर पर जब बाहर निकलेंगी तो बोलेंगी, और अगर बोलेंगी तो उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इदारों और ताकतवर हलकों को ये बावर कराया जाएगा कि देखिए मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बोल रही है। अब मरियम नवाज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वही समझती हैं, उनकी जमात का मौक़िफ़ भी है कि उनके वालिद को सजा क्यों दी गई, कौन सी ताकतें उनके खिलाफ है, इसलिए वो उसका बरबला इजहार करती रहती हैं। तो इसी चीज़ को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और नून लीग के अंदर वो लोग जो मुफाहमती पॉलिसी के शौकीन हैं वो इस थ्योरी को बाय कर चुके हैं कि मरियम नवाज की वजह से खासी मुश्किलात पैदा होती हैं या उनका बोलना मुश्किलात पैदा करता है। इसीलिए सबने मिलकर मरियम नवाज को खामोश रहने का मशवरा दिया और फिर वो उसी वजह से वो खामोश भी है। अगर नैब की पेशी पर हंगामा ना होता तो मरियम आती, जवाब देती, चली जाती, खामोशी चली जाती, खामोश आती, खामोशी चली जाती। लेकिन ये हंगामा जो किया गया, इससे मुझे ये लगता है ये किया इसलिए गया कि प्रोवोक हो, वो बोलें, रिएक्ट करें। वो रिएक्ट करेंगी तो फिर मौका मिल जाएगा उन लोगों को जो हमेशा से PMLN और इदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश करते हैं। तो वो इस बयान को लेके या वो जो पुराना चूरन है ना कि जी इदारों के खिलाफ बोलते हैं और फलां के खिलाफ, हालांकि कोई फौज के खिलाफ बात नहीं, किसी के खिलाफ बात नहीं की, हालांकि उन्होंने किसी पर बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन कोशिश ये की गई है कि लड़ा दिया जाए। और आगे बढ़ते हैं और वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी हैं नदीम अफजल चंद गुफ्तगू कर रहे हैं एहतिसाब के मौजू के ऊपर। वॉच नदीम अफजल चंद। सख्ती किसकी आने वाली है, बुज़दार की या मरियम की? क्योंकि 2 दिनों में 2 पेशियां, किसकी सख्ती आने वाली? देखिए अभी सख्ती के मौसम है, बहुत सारे, किसी की भी आ सकती है। आपकी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तैयारी है आपकी जमात की भी? नहीं, देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, हमें तो इसमें कोई इतराज नहीं। सर ये वो स्टेटमेंट है जो बस क्यों ना ही दे, क्यों अदल क्यों ना हो, ये ना ही दे, नहीं अदल क्यों ना, आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश, अल्लाह करे हो जाए, मेरी ख्वाहिश करे हो जाए। मैं तो कहता हूँ अदल हो, नासिर शाह साहब की ख्वाहिश भी होगी और डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे? आप सारे अंदर होंगे तो हो जाए अंदर, डॉक्टर साहब जी, नो प्रॉब्लम, हम अंदर हो गए, मुल्क ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, मुल्क ठीक हो जाएगा ना, निजाम ठीक होगा, अल्लाह करे, ये जुडिशरी ठीक हो जाएगी, ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे, ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 2 साल में आप कोशिश करते हैं तो कुछ तो देखिए मैं एक स्टेट बैंक बताऊं, ये अकेली कोई पार्टी भी नहीं ये कोशिश कामयाब कर सकती। ये हिस्ट्री पढ़ के देख ले, 18वीं तरमीम के वक्त हमने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं होने दी? 3 सूबों में हुकूमत है मेरे भाई की, 3 सूबों में, अब क्या करें? ऑस्ट्रेलिया भी आपको दे दें, अफ्रीका भी दे दें, क्या करेंगे कि पाकिस्तान ठीक होगा? यानी आप कह रहे हैं कि 3 सूबे और वफाक और हमसे ठीक नहीं होती, तो आपको क्या, किस चीज, कौन सा मुल्क आपको दें? कोशिश तो कर रहे हैं, उनसे बन नहीं, सर कोशिश तो कर रहे हैं बुज़दार साहब। सर देखिए हुक्मरान जमात को अगर ये लगता है कि वफाक और 3 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर उन्हें चाहिए कि बाकी सूबे भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लें, अमली तौर पर न सही नक्शे में ही शामिल कर लें। नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर फतह हो सकता है तो फिर सिंध, गिलगित और आज़ाद कश्मीर भी खान साहब की हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। हर पाकिस्तान की अवलीन ख्वाहिश ये है कि मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, करप्ट लोगों को सजाएं हों, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या नैब का इदारा ये काम कर सकता है? तो इसका जवाब नफी में है। तो मसला ये नहीं कि करप्ट लोगों को पकड़ा क्यों जा रहा है या पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, मसला ये है कि जो इदारा इस पर काम कर रहा है खुद उसकी शफाफियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो नैब से करप्शन का खात्मा और अदल इंसाफ की तवक्को इस वक्त ऐसे ही है जैसे किसी बांध से बच्चे की ख्वाहिश करना। जिस इदारे के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही हो कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, सियासी मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इदारा अवाम को अदल इंसाफ फराहम कर सकेगा, ये कैसे मुमकिन है? और इस इदारे के जरिए जो लोग एहतिसाब के नारे की तकमील कर रहे हैं, खुद उनको पता है कि वो एहतिसाब नहीं कर रहे बल्कि कोई और ज़ाती ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जावेद मियांदाद ने सियासत में कदम रखने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये दावा किया है
कि इमरान खान को चलाने वाला मैं था और मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया। क्या कहा मियादाद ने अपने एक यूट्यूब चैनल पर एक स्टेटमेंट में, उसकी खासी धूम है सोशल मीडिया पर। जावेद मियादाद करके रोजगार तुम दे नहीं सकते, आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। अब आई समझ उस दिन की बात की मेरी, मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा, तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट। आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आ रहे तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं, यहाँ तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। सोचो, अपने इर्द गिर्द को सोचो, जो लोग लेके आए हुए हो, सोचो। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाद में बोलते, पहले नहीं बोलते। मुल्क का आपको ख्याल ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर क्रिकेट पे उन लोगों को लाके बिठा दिया। ये बंदे ने क्या किया, मुझे पता है कि इसने क्या तुम्हारे लिए हेल्प की होगी और की थी। जावेद मियादाद, तुम्हें ब्रुनेई में याद आ गया था, मेरे घर पे आप आके ना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूं, इसको डिनाई करके बताओ क्या बोला था तुम्हें। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने देते हैं कि हमने तुझे बोला था ना। मुझे ना आने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, मगर मैं पाकिस्तानी हूं। अब मैं पॉलिटिक्स पे भी बातें करूंगा, जो सही होगा वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब आके तो बताओ ना तुम जरा यहां। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि प्लीज बी ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए लड़ो, अपने आप को संभालो। दुनिया में हर आदमी अपनी कंट्री जहां ऐसी चीज होती है उसको संभालते हैं, मगर ये जो कराची, लाहौर और ये वो चीजें जो बंद हुई हुई है, ये फिर जन्म लेंगी तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, मुल्क के लिए मुसीबत हो जाएगी। ये मैं हमारे आदमी को सलूट करता हूं कि उन्होंने कितने अच्छे प्लान के साथ सबको है ना एक पाकिस्तान को इस तरीके से। तो साबिक नायब कप्तान ने बड़े हम सवाल उठाए हैं और प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट किया। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने एहसान मानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि वो जानते हैं कि उन्होंने खान साहब की क्या मदद की थी और क्यों बोर्ड के वो जो है वो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं। जावेद मियादाद ने यह भी कहा कि पता नहीं आप क्या बन गए, लग रहा है कि आप खुदा बने बैठे। तो मियादाद जो कि खान साहब के बड़े पुराने दरीना दोस्त भी हैं और तब्दीली के बहुत ही ज़बरदस्त दाई थे, बहुत ही एडवोकेसी की इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्रिकेट के अंदर भी और क्रिकेट से बाहर भी। जावेद मियादाद को भी लोग बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, खरा और ईमानदार आदमी समझते हैं। उनकी ईमानदारी भी मुसलमा है। क्रिकेट में उन्होंने जब भी क्रिकेट खेली तो उसमें अब इज्जत कमाई। अब उन्होंने खान साहब के हवाले से जो बातें की है वो जाहिर है उनको भी तकलीफ है, वो भी मुल्क के हालात देख रहे हैं और वो समझते हैं कि खान साहब से जो तवक्कुआत और उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो उन्होंने भी अपना गम और गुस्सा इसका इजहार किया है। और ख़ासकर मैं भी समझता हूँ एक बात तो मियादाद ठीक कर रहे हैं कि खान साहब के आने के बाद ये तो थी कि कम से कम जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो क्रिकेट के लोग हैं, हॉकी के लोग हैं या अदर स्पोर्ट्स है, उनमें बेहतरी आए। क्योंकि खान साहब का सारा तजर्बा तो स्पोर्ट्स का है, मुल्क चलाने का तजर्बा तो था नहीं। अब मुल्क को इत्तफाकन या उनकी किस्मत या उनकी मुकद्दर का सितारा चमका, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो जैसे चल रहा है वो तो अपनी जगह चले। अब उसमें उनको मार्जिन दिया जा सकता है कि उनको तजर्बा नहीं था, लेकिन क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का तो उन्हें बहुत तजर्बा है। अगर क्रिकेट के खिलाड़ी भी उनसे रंजीदा है, स्पोर्ट्स के लोग भी उनसे खुश नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब का एक ये जो वाला हिस्सा है स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस का, वो भी फिर इस मामले में फेलियर है। फिर मियादाद का कम से कम ये दावा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा किया और खान साहब कप्तान नहीं थे बल्कि पस मंजर में रह के मियादाद कप्तानी करते थे। ये बहुत से लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब मियादाद ने उनको इसका जो है वो ऑन एयर आके इसका इजहार कर दिया है। तो खान साहब के दोस्त हैं जी, उनके लगता है कि तब्दीली का जो उनका ख्वाब है वो भी शायद पूरा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार का आदमी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।